हर समाज की ना एक बुनियाद होती है, कुछ नियम, कुछ ढांचे जो उसे एक शक्ल देते हैं। भारत की सामाजिक नींव का जो पहला नक्शा है, वो आज से हजारों साल पहले उत्तर वैदिक काल में तैयार हुआ था। तो चलिए आज इसी नक्शे को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसने हमारी दुनिया को कैसे गढ़ा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन से उसूल थे, कौन से विचार थे जिन पर भारतीय समाज की इतनी मजबूत और कह सकते हैं इतनी स्थायी बुनियाद रखी गई। आइए इसी सवाल के जवाब की तलाश में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बदलाव से। ये वो दौर था जब आर्यों का फैलाव गंगा यमुना के विशाल मैदानों तक हो चुका था और इसी के साथ उनका समाज एक सीधे साधे कबीलाई जीवन से निकलकर एक कहीं ज्यादा पेचीदा और संगठित समाज बनने की राह पर था। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए जरा देखिए कि समाज कितना बदल गया था। एक तरफ था ऋग्वैदिक काल, जहां जीवन सरल था, कबीलाई था और काफी हद तक बराबरी वाला था, और दूसरी तरफ था उत्तर वैदिक काल, जो अपने साथ एक जटिल ऊंच नीच पर आधारित समाज लेकर आया। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी सामाजिक क्रांति थी। तो सवाल ये है कि इस नए समाज की इमारत किन खंभों पर खड़ी थी? इसका जवाब है दो मजबूत स्तंभ। पहला था वर्ण व्यवस्था और दूसरा था परिवार का नया ढांचा। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। देखिए, इस दौर में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। शुरुआत में ये काम पर आधारित था, लेकिन बहुत जल्द ही ये जन्म पर आधारित हो गया। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, यानी पुजारी और विद्वान। उनके बाद आते थे क्षत्रिय, शासक और योद्धा। तीसरे थे वैश्य, किसान, व्यापारी, जो असल में अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। और सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। उन्हें यज्ञ जैसे धार्मिक कामों से भी अलग रखा गया था। और जैसा कि जाने माने इतिहासकार R.S. शर्मा कहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था सिर्फ समाज का बंटवारा नहीं थी, ये असल में समाज को कंट्रोल करने का, उसे नियंत्रित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन गई थी। इसने हर इंसान की भूमिका और उसकी हैसियत को उसके जन्म के साथ ही तय कर दिया था। अब आते हैं समाज के दूसरे स्तंभ पर, यानी परिवार पर, जो अब पूरी तरह से पितृसत्तात्मक हो चुका था। घर का मुखिया पिता होता था और संपत्ति पर हक भी सिर्फ पुरुषों का था। बेटी का होना बहुत बहुत जरूरी माना जाने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि बेटा ही श्राद्ध करके अपने पूर्वजों के कर्ज, जिसे पितृ ऋण कहते हैं, उससे मुक्ति दिला सकता है। इसी एक सोच ने बेटे के महत्व को समाज में और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस समाज ने सिर्फ सामाजिक ढांचा ही नहीं गढ़ा, बल्कि एक इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसका भी एक आदर्श रास्ता तैयार किया। इसमें जीवन के अलग अलग पड़ाव और उनके लक्ष्य सब कुछ तय कर दिया गया था। जीवन को ना एक आदर्श यात्रा की तरह देखा गया, जिसके 4 पड़ाव या आश्रम तय किए गए। पहला, ब्रह्मचार्य, गुरु के साथ रहकर ज्ञान हासिल करने का समय। दूसरा, गृहस्थ, शादी करके परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाने का दौर। तीसरा, वानप्रस्थ, धीरे धीरे दुनियादारी से खुद को अलग करना। और आखिरी पड़ाव था सन्यास, यानी मोक्ष की तलाश में सब कुछ छोड़ देना। और इस जीवन यात्रा की दिशा क्या हो, इसके लिए 4 लक्ष्य भी तय किए गए, जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया। धर्म, यानी नैतिक और सामाजिक कर्तव्य। अर्थ, यानी भौतिक सुख समृद्धि। काम, यानी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति। और इन सब का जो आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य था, वो था मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से आजादी। ये मोक्ष का विचार खास तौर पर उपनिषदों में और मजबूत हुआ। तो ये तो हुई आदर्श व्यवस्था की बात, एक परफेक्ट प्लान। लेकिन असल जिंदगी में ये चीजें कैसे काम करती थी? इसका जवाब हमें मिलता है उस दौर के रीति रिवाजों में और उस समय की सामाजिक सच्चाई में, खासकर जब हम महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। इस समाज में जिंदगी बस यूं ही नहीं जी जाती थी। ये 16 पवित्र अनुष्ठानों की एक पूरी श्रृंखला थी। इन संस्कारों की शुरुआत जन्म से भी पहले हो जाती थी और ये मृत्यु के बाद तक चलते थे। ये संस्कार जीवन के हर मोड़ को एक धार्मिक मतलब देते थे। इनमें से कुछ बहुत खास थे, जैसे उपनयन संस्कार, जिससे शिक्षा की शुरुआत होती थी। फिर विवाह, जिसे एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। और अंत्येष्टि, यानी जीवन का अंतिम संस्कार।
इन रस्मों रिवाजों ने न सिर्फ समाज को एक अनुशासन में बांधा, बल्कि ब्राह्मणों की अहमियत को और भी पक्का कर दिया। लेकिन इस संगठित समाज की एक बड़ी कीमत भी थी, और ये कीमत चुकाई महिलाओं ने अपनी आज़ादी से। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उनकी हालत में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद होने लगे, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और उन्हें राजनैतिक सभाओं से भी बाहर रखा जाने लगा। इसी दौर में बाल विवाह और एक से ज्यादा विवाह जैसी प्रथाओं ने भी अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। और इस गिरावट की पुष्टि जानी मानी इतिहासकार रोमेला थापर भी करती हैं। उनके शब्दों में कहें तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता में एक साफ गिरावट आई थी। लेकिन कहानी कभी भी पूरी तरह से एक तरफा नहीं होती। कुछ अपवाद भी थे, कुछ उम्मीद की किरणें भी थीं। जैसे शादी में लड़की की सहमति का थोड़ा बहुत महत्व अब भी था। स्त्री धन का कॉन्सेप्ट भी था, जो उन्हें अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार देता था। और तो और उपनिषदों में हमें गार्गी और मैत्रेय जैसी महान विदुषी महिलाओं के नाम भी मिलते हैं, जिन्होंने ज्ञान की सभाओं में बड़े बड़े ऋषियों को चुनौती दी थी। अच्छा, अगर शिक्षा की बात करें तो वो गुरुकुल सिस्टम पर आधारित थी, लेकिन इसका फायदा मुख्य रूप से सिर्फ 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मिलता था। शूद्रों और ज्यादातर महिलाओं को औपचारिक शिक्षा से दूर ही रखा गया। रोजमर्रा की जिंदगी में भी बदलाव आ रहे थे। खाने में अब गेहूं और चावल का इस्तेमाल बढ़ गया था और खाने की शुद्धता को लेकर नए नए नियम भी बनने लगे थे। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि इस काल में जो सामाजिक ढांचा बना, उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज तक किसी न किसी रूप में हमारे साथ है। निचोड़ ये है कि उत्तर वैदिक काल ने एक संगठित समाज तो बनाया, पर यह संगठन बराबरी की कीमत पर आया था। वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसका असर भारतीय समाज पर हजारों साल बाद आज भी साफ साफ दिखाई देता है। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे अहम सवाल पर रुक जाते हैं। हजारों साल पहले बनी ये संरचनाएं, ये विचार आज भी हमारे समाज को, हमारी सोच को कितना प्रभावित कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने आसपास, अपनी जिंदगी में खोजना होगा।